हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रजतर और आज हम देख रहे हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं, फॉल हो रहा है। ना ही केवल वो एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं और जो क्वार्टरली अर्निंग्स आ रही हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर नॉट सो गुड। सो पूरा एटमॉस्फेयर पेसिमिस्टिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि ऐसे कौन से आप कह सकते हैं कि आ, 5 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एक इम्पैक्ट करते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर एंड ए ब्रॉडर मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। और उन चीजों को लेके एक प्राइस में फ्लक्चुएशंस कैसे आती है, इन्वेस्टर बिहेव कैसे कर सकता है, कब, जबकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स मार्केट में आती है। तो आज हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स के मद्देनजर मार्केट में जो बिहेवियर होता है स्टॉक का और इन्वेस्टर की साइकी उस पर भी बात रखेंगे। तो जो 5 फैक्टर्स हैं उनमें आप हर एक फैक्टर में मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा जो पिछले 1 डेढ़ महीने में जो भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं उसमें से बेहतरीन टॉप स्टॉक्स लेके आऊंगा ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले। जब भी आप कोई स्टॉक्स की अर्निंग्स के बारे में देखें या स्टॉक्स के बारे में कुछ सोचें या डिसाइड करें कि भाई मुझे रखना है या बेचना है, तो ये वीडियो आप एंड तक ध्यान से रखेगा। क्विक 5 पॉइंट्स है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन और वर्सेस रियलिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज इन्फोसिस का रिजल्ट आ रहा है या किसी भी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, हमेशा एनालिस्ट ने पहले ही बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट्स या एनुअल रिजल्ट्स उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन बनाई होती है बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड अर्निंग्स कि भाई ये कंपनी का इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट होना चाहिए या इतना लॉस होना चाहिए या ये परफॉर्मेंस होती है। सिमिलरली जो इन्वेस्टर्स है वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी अपना जो रन रेट है वो मेंटेन करेगी या अपने क्वार्टरली टारगेट्स को अचीव करेगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, अगर कंपनी उन एक्सपेक्टेशंस को रीच करती है और ब्रीच करती है तो स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता है बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट, और अगर वो नहीं होता है तो प्राइस गिरता है। तो सपोज दे आर नॉट एबल टू मैच अप विद एक्सपेक्टेशन ऑफ द ब्रॉडर मार्केट, द प्राइस फॉल्स डाउन एंड दैट हैपेंस। अब इसमें जो 2 एग्जांपल्स अभी हुई हैं वो है एक एसबीआई और एक है रिलायंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट आया था इस क्वार्टर में वो नियरली 18,331 करोड़ का आया था, जो कि नियरली आप पकड़ लो कि 28% ऊपर था। सो द रिजल्ट्स वर रियली गुड अमंग ऑल द बैंकिंग स्पेस दे हैव बीन सेलिंग, बट एसबीआई का रिजल्ट काफी अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी 2% स्टॉक गिरा। वहीं पे अगर हम रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस का काफी खराब रिजल्ट आया था एज कंपेयर टू रीसेंट क्वार्टर्स, और उसके बाद जो स्टॉक था वो 2% गिरा। तो दोनों सूरतों में जो फॉल था वो 2% है। अब सवाल ये होता है कि भाई ठीक है, एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आया था और हम बात करें रिलायंस का अच्छा नहीं आया था, फिर दोनों स्टॉक क्यों गिरे? क्योंकि हालांकि एक स्पेसिफिक स्टॉक अच्छा था, एक्सपेक्टेशन भी थी, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट ने जो पुश किया था वो उस एक्सपेक्टेशन की जो एंथुजियाज्म था मार्केट में वो सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब ब्रॉडर मार्केट बेयरिश उसमें चल रहा था तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो सारे बल्क में ये सोच रहे थे कि भाई मार्केट गिर रहा है, रिजल्ट अच्छा आया है। अब जो लोग लोअर लेवल में स्टॉक में गए हैं और एसबीआई आज जिस भी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दोस हु आर एट द प्रॉफिट विल रियली सेल इट आउट एंड कम आउट ऑफ इट। सो देयरफॉर हर्ड मेंटालिटी वहां पे आई थी, एंड आप ये कहिए कि प्रॉफिट बुकिंग करके लोग उस लेवल पे भी निकल रहे थे। तो ये एक चीज है। तो सेकंड एस्पेक्ट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं फोरकास्ट एंड गाइडेंस। वो क्या होता है कि जब भी एक क्वार्टरली अर्निंग्स आती है उसके अंदर एक सेक्शन होता है जहां कंपनी मेंशन करती है, टॉप मैनेजमेंट मेंशन करती है कि भाई हमारे आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या फोरकास्ट है, हम क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि हम किस रेट से बढ़ेंगे, हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स करेंगे, और अगर हमारा इस क्वार्टर का रिटर्न्स अच्छा नहीं आ रहा है या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, हम अगले क्वार्टर में क्या करेंगे। इसको आप कहा जाता है गाइडेंस एंड फोरकास्ट। अगर हम इसी के तहत देखें, अगर कोई कंपनी एक अच्छी गाइडेंस या फोरकास्ट देती है कि भाई हमने ये स्टेप्स लिए हैं और अब यहां से इस चीज को परफॉर्मेंस को ऊपर जाएंगे, तो वो इन्वेस्टर्स को एक धाड़स बंधाती है। और अगर कोई रैंपेंट सेलिंग हो भी रही होती है मार्केट में बेस्ड ऑन कंपनीज कॉन्फिडेंस एंड द स्टेप्स दैट दे हैड टेकन, इट माइट स्टॉप सम ऑफ द पैनिक सेलिंग इनटू द मार्केट। वहीं पे अगर देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट द टॉप मैनेजमेंट सेज एंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड लेवल, तो देन दिस जो पैनिक सेलिंग होती है वो ज्यादा तेज हो जाती है। इसमें जो 2 एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं वो एक है अशोक लेलैंड। अब अशोक लेलैंड का अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखें, ईयर ऑन ईयर नियरली 37% का Q2 का प्रॉफिट आया है। तो दिस हैज बीन वेरी गुड, दैट टू अब वो 770 करोड़ पे पहुंच गया था और उसके बाद भी उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब आप ये सोचिए कि अगर पूरा मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहा है, उसमें ऑटोमोबाइल्स की हालत और भी खराब है एज ए सेगमेंट, उसके अंदर आपका अशोक लेलैंड आता है, वो 37% का परफॉर्मेंस देता है प्लस डिविडेंड देता है, और वो कहता है हम आगे जाके ये चीजें करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है उसका जो कॉन्फिडेंस है या स्टेबिलिटी है वो स्टॉक में बनी रहती है, तो वो अपना स्टॉक आगे नहीं बेचता है, क्योंकि वो ये कहता है कि भाई अगर ऑलरेडी ब्रॉडर मार्केट में इतनी मास सेलिंग हुई है और उसमें ये कंपनी है जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है और आगे के भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं, सो देयरफॉर उसके भी आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, सो देयरफॉर
हाँ जी, तो उसके भी आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, सो देयरफॉर इट विल बी मच बेटर फॉर द मार्केट्स एट द ब्रॉडर लेवल। सो दिस इज हाउ इट गोज। अब यहां तक तो बात सीधा आ जाती है, लेकिन वहीं पे हमारे पास एक केस आता है जिसको हम कहते हैं वेदांता। वेदांता में क्या था कि जब पिछले क्वार्टर में ये कंपनी लॉस में थी। अब अगर हम आज की बात करते हैं तो वही कंपनी आज की डेट में 550 करोड़ के, सॉरी 5,603 करोड़ के क्वार्टरली Q2 प्रॉफिट में है एज कंपेयर टू अर्लियर। एंड वो आगे जाके माइनिंग ऑपरेशंस में भी आगे फायदा देख रही है और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि यहां से माइनिंग में भी हमारे को रिटर्न्स बनेंगे। सो देयरफॉर ओवरऑल मार्केट सेगमेंट के बाद में जो प्रेशर है उसके बाद भी वो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो यहां तक ठीक आता है। फिर उसके बाद एक एलिमेंट ये आ जाता है कि भाई ठीक है, एस्टिमेट्स का एनालिसिस भी होता है, एस्टिमेट्स की एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, लेकिन जब अर्निंग्स आती हैं there might be an element of surprise। element of surprise ये है कि they were expecting 10% increase, लेकिन जी 50% increase हो गया, या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2% गिरेगा, वो 20% प्रॉफिट गिर गया। सो देन इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अब अगर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज थोड़ा सा बेटर होता है, पॉजिटिव होता है कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा अच्छी थी, तो स्टॉक में बहुत ज्यादा जबरदस्त स्विंग आता है, और हमने काफी कंपनीज के स्टॉक्स में इस क्वार्टर से पहले देखा था। वहीं पे उल्टा भी हो सकता है। अगर हम इस परिपेक्ष में, इस एक्सपेक्टेशन में दो कंपनीज को कंसिडर करें, तो उसमें एक आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यह है कि उसे प्रॉफिट का तो इंक्रीज दिखा दिया कि हमारा 21% से प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, और इट वाज टोटली एंड एक्साइटेड पॉइंट बिकॉज द पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसका जो हाइक होगा वो इस लेवल से होगा। सो देयरफॉर इसकी वजह से जो मार्केट में HAL के ऊपर था, स्टॉक्स में भी थोड़ा सा दिन दो दिन में स्ट्रेंथ दिखी थी। वहीं पे अगर हम MRF की बात करें, MRF टायर्स, उसने जो अपना फॉल दिखाया था वो 20% का था, कि भाई हमारा जो आप ये कह सकते हो कि स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो जी हमारा 20% से गिर गया। जब ये इसकी न्यूज आई उसके बाद जो MRF था वो एक दिन में नियरली 10% गिर गया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि भाई ऑटोमोबाइल सेल्स नहीं हो रही है, ऑटो सेल्स कम है, टायर्स, बैटरीज, जो ऑल इन सब की एक एंसिलरी कंपनीज होती हैं, तो ऑब्वियसली उनके सेल्स में फर्क पड़ेगा, लेकिन 20% तक का फर्क पड़ेगा, दैट नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट। सो देयरफॉर जब ये न्यूज आई कि 20% PAT कम हो गया है स्टैंड अलोन PAT से, तो वहां से हमने देखा कि ये 10% फॉल हो। तो यहां तक तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में ठीक होता है। फिर बात आती है कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, इन्फ्लुएंस कैसा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है और उस दौरान में अगर कोई कंपनी ऐसी आती है जिसका वीकर नंबर्स हैं, तो काफी बार उसको अनदेखा किया जाता है, बिकॉज देन देयर इज मोर मनी चेजिंग द लेस ऑफ द कंपनी। सो देन इसको कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, देयर इज मच ऑफ द लिक्विडिटी इनटू द मार्केट्स, और देयरफॉर वो उस मार्केट और मोमेंटम को सस्टेन करती है। वहीं पे अगर बेयरिश सेंटीमेंट है ऑलरेडी मार्केट में, जहां ऑलरेडी फेयरफुल है, और वहां पे कोई भी कंपनी अगर अपना हल्का फुल्का ही रिटर्न दिखाती है या थोड़े से भी वीकर सेंटीमेंट देती है, तो इट कैन बी लॉजर्ड लाइक एनीथिंग, एंड द पीपल विल टेक नो सेकंड थॉट इन सेलिंग दो स्टॉक्स एंड एग्जिटिंग आउट ऑफ इट। तो अगर हम मार्केट के ब्लड बाथ की ही बात करें, जो सेंसेक्स है वो नियरली 2 दिन में 1800 पॉइंट टूटा था, बिकॉज बिल्कुल जो नेगेटिव बेरिश सेंटीमेंट था उसने ओवरशैडो किया था सबको। अगर हम वहीं पे सेक्टोरियल इंपैक्ट की बात करें, बैंकिंग सेक्टर अपने में ही इतना जबरदस्त टूटा कि SBI के हालांकि नंबर्स, जैसे मैंने पहले कहा है, बहुत अच्छे थे एंड इट हैड परफॉर्म वेरी गुड, बट क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ वाज गोइंग डाउन, इट टुक SBI अलोंग विद इट। क्यों भाई? क्योंकि इंडिया के जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे, वो इन्फ्लेशन नंबर्स आए कि भाई हमारी स्टडीली इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन है, और FIIs अपना सेल कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स इवन द स्टॉक्स व्हिच वर परफॉर्मिंग were dragged down because of the sectorial impulses। अब इन सब चीजों में क्या होता है, एक चीज आ जाती है हमारी कि ड्यूरेशन ऑफ द इंपैक्ट क्या होता है। क्वार्टरली अर्निंग्स तो आ गई हैं, जब अर्निंग्स की अनाउंसमेंट होगी उसके बेसिस पे इन्वेस्टर ने बाई किया, सेल किया, पैनिक सेलिंग की या बॉटम बाइंग की, लेकिन उस सब से दो इंपैक्ट होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो गया कि ठीक है आज न्यूज आई, कल परसों कुछ हो गया, लेकिन देन एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू सी हाउ द प्राइसेस शुड नॉर्मली बिहेव ओवर ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड। इस क्वार्टर में आपको एक और चीज जानने की जरूरत है। ये जो क्वार्टर है ये नियरली नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर होता है और जनवरी आता है, ये ऑलरेडी लीन सीजन है, और हिस्टोरिकली भी आप मैंने पिछले 4-5 साल 6 साल देख लीजिए, यहाँ पे नॉर्मल आउटफ्लो मार्केट्स में रहता ही रहता है और ये नेगेटिव ही रहता है। यस, क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छी नहीं आई हैं, आपके इन्फ्लेशन लेवल्स ऊपर हैं, दैट हैज एडेड ऑन टू द हीट, बट ये नॉर्मली नेगेटिव क्वार्टर ही रहता है। सो देयरफॉर
आप इसमें ये देख सकते हैं कि हाँ, काफ़ी स्टॉक्स नीचे आ गए हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एक बेसलाइन बनती है कुछ स्टॉक्स में, व्हिच कुड बी अ टर्न अराउंड स्टोरीज, व्हिच कुड बी stories where you can see a reversal into the trend, and therefore the value buy could be seen. So therefore, as an investor, when you're going for a short term, then obviously you will be looking at कि भाई bearish है and you are thinking to come out of it. But if you're equity investor and you're looking at ठीक है मेरे को 2-3 साल तो hold करना ही है, this would be very right time to take position into strong stocks and recalibrate the portfolio. So इन सब 5 पॉइंट से हम क्या समझते हैं? इन सब 5 पॉइंट से हम ये समझते हैं कि जब हम किसी मार्क आप ये समझ लीजिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स आती हैं, तो उसमें चाहे वो एक्सपेक्टेशन से मैच कर रही हो या नहीं कर रही हो, अब कंपनी आगे की फ्यूचर फोरकास्ट या गाइडेंस क्या दे रही है? क्या वो पेसिमिस्टिक है कि भाई इट इज नॉट एबल टू सी हाउ द मार्केट इज ग्रोइंग और व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट out of the market based on the you can say the broader macroeconomic levels, or you can say rate of interest levels. So जो guidance और forecast है कि भाई यहाँ से sales बढ़ेंगी या कम होंगी, वो चीज एक्सपेक्टेशन या ये अगर उसके बाद अगर हम कहते हैं कि आपको सस्पेंस सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिला है उसके ऊपर, या ब्रॉडर टेंडेंसी क्या है, ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि भाई स्टॉक्स या ब्रॉडर इन्वेस्टर की साइकी कहाँ जाएगी। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज बिल्कुल ध्यान में आपको रखनी होती है कि भाई there is an interplay between what are the actual results of the company and what is the perception of the investor. The result of the company can be good, but अगर एक investor already pessimistic है, even a good company result that is coming up like SBI we have told, so we have told here you have this Ashok Leyland for that matter. So they are the companies which have got the good results, or even HAL for that matter. The companies with the good results, but if the investor's perception of the whole economic scenario is not good, even he is going to miss out for those good jewel buys that would otherwise be there into the market. So therefore, when you're looking in current market scenario and you're looking at the corporate earnings, you should have a mature look when you look into it, and therefore take decisions based on the very merit of it. Thank you so much. This is Rajat signing off.